हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम टू एसएसटी हब। इस वीडियो में हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर, इस चैप्टर की हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन विद आंसर करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर की 2 वीडियोस आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप पहले उन वीडियोज़ को चेक कीजिए। आफ्टर दैट आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज विद एक्सप्लेनेशन। ओके, अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड की बैक एक्सरसाइज की। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको मैचिंग करनी है कुछ स्टेटमेंट्स की। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है दीवानी। ये जो वर्ड है दीवानी, ये एक पोस्ट थी जो हमने चैप्टर में रीड आउट किया था। दीवानी की पोस्ट पे जो भी पर्सन होता है उसको किस चीज़ का राइट होता है कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, है ना। लैंड के ऊपर जो भी रेवेन्यू लगता है, जो टैक्सेस लगते हैं, वो ये पर्सन कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइगर ऑफ मैसूर। अगर आपने चैप्टर रीड आउट किया है तो आपको ध्यान होगा कि टाइगर ऑफ मैसूर किसको बोला गया था, टीपू सुल्तान को। क्यों? क्योंकि एक बार वो हंटिंग करने के लिए गए थे तो टाइगर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और टीपू सुल्तान ने बिना किसी हथियार के ही उनके साथ लड़ाई की और टाइगर को हरा दिया था। नेक्स्ट है हमारा फौजदारी अदालत। अदालत हमें पता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी। एक तो फौजदारी अदालत और दूसरी थी हमारी दीवानी अदालत, है ना। तो फौजदारी अदालत कौन सी थी? क्रिमिनल कोर्ट। फौजदारी अदालत कौन सी थी? क्रिमिनल कोर्ट। और दीवानी अदालत थी हमारी सिविल कोर्ट। आपको ध्यान रखना, ये दीवानी अदालत सिविल कोर्ट थी और फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट है रानी चेन्नम्मा। इसके बारे में भी हमने रीड आउट किया था कि जब ब्रिटिश लोग कितूर पर कब्जा करने के लिए गए थे, उस टेरिटरी को अपनी पावर में लेने के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक लेडी थी रानी चेन्नम्मा, जिन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्ट किया था। वो ब्रिटिश लोगों से लड़ी थी और उनके खिलाफ खड़ी हुई थी। तो इनका क्या होगा, लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कितूर। और रानी चेन्नम्मा के बाद कौन था? हमने रानी चेन्नम्मा के बाद भी एक रीड आउट किया था, एक पर्सन जिन्होंने रानी चेन्नम्मा के बाद इस चीज़ को आगे चलाया कि वो ब्रिटिश लोगों से लड़ते रहे। तो वो पर्सन कौन था? वो थे रायन्ना। रायन्ना कहाँ के थे? वो संगोली के, है ना। वो एक चौकीदार थे रायन्ना संगोली के। उन्होंने रानी चेन्नम्मा के बाद इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाया और उनको भी जो कंपनी थी उनके लोगों ने उनको भी सजा दी थी, पनिश किया गया था इसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सिपाही। सिपाही वर्ड इंडियन वर्ड है, हिंदी वर्ड है सिपाही। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश लोग जो थे सिपाही को सिपॉय बोलते थे। क्या बोलते थे? सिपॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा सिपॉय। दीवानी, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यूज। टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट। रानी चेन्नम्मा, लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कितूर। सिपाही, सिपॉय। ओके, डन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड फर्स्ट था हमारा मैचिंग, सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखो कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे कैसे फिल होंगी वो। अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनी है तो आप फिल कर सकते हैं इजीली। द ब्रिटिश कंक्विस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ। हमने चैप्टर रीड आउट किया है तो हमें ध्यान है कि हमारे बीच, इंडियंस के बीच और ब्रिटिश लोगों के बीच में जो फर्स्ट बैटल हुई थी वो कौन सी थी? बैटल ऑफ प्लासी। कौन सी थी? बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें इंडिया, कलकत्ता के जो किंगडम थी, जो नवाब थे, वो हार गए थे और ब्रिटिश लोग जीत गए थे, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और बैटल ऑफ प्लासी फर्स्ट वॉर था जिसके अंदर जो कंपनी ने किया था और वो जीत गए थे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लासी। सेकेंड है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर ऑफ। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर हैं? तो इसको आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर। तो वो कहाँ के सुल्तान होंगे, कहाँ के राजा होंगे? मैसूर के राजा होंगे। क्लियर। डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ। डलहौजी ने कौन सी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी? तो इन्होंने कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। इसके अंदर क्या होता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से में कि अगर कोई राजा जिसका कोई भी मेल उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब उसका कोई बेटा नहीं है, तो उसकी डेथ के बाद उसकी जो भी किंगडम होगी वो किसकी हो जाएगी? कंपनी की हो जाएगी, उसके किसी रिलेटिव को नहीं दी जाएगी। ओके, तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। किसने स्टार्ट किया था? डलहौजी ने।
नेक्स्ट हमारा मराठा किंगडम्स पर लोकेटेड मेनली इन द पार्ट ऑफ इंडिया। मराठा किंगडम मेनली कहाँ पे लोकेटेड है? तो मराठा किंगडम कहाँ है? साउथ वेस्टर्न में लोकेटेड है। ओके, कहाँ पे है? साउथ वेस्टर्न में। जैसे कुछ पार्ट बिहार का भी उसके अंदर आ गया था, उड़ीसा वगैरह भी उसके अंदर थी, ठीक है। तो ये सारा साउथ वेस्टर्न में पड़ता है। और जो मराठा किंगडम है मेनली वो कहाँ लोकेटेड था? साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट मैचिंग था, सेकंड हमारा फिल इन द ब्लैंक्स एंड थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको इसमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको इन स्टेटमेंट्स को रीड आउट करके बताना है कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सही है या गलत है। तो फर्स्ट है हमारा, द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी में स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो मुगल एम्पायर स्ट्रॉन्ग हुआ था कि वीक हो गया था? क्योंकि सिराजुद्दौला की डेथ के बाद कोई भी मुगल रूलर पावरफुल नहीं रहा था। और सिराजुद्दौला की डेथ कब हो गई थी? 1707 में उनकी डेथ हो गई थी, है ना। सॉरी, औरंगजेब की डेथ कब हो गई थी? 1707 में। और उनके बाद कोई भी मुगल रूलर बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा था। तो हम कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर जो था वो 18th सेंचुरी में क्या होने लगा था? वीक होने लग गया था। स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था, वीक होने लगा था। 18th सेंचुरी में कौन स्ट्रॉन्ग होने लगा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। क्योंकि उसने वॉर भी शुरू कर दी थी, वो लोगों को अपने कब्जे में लेने लगी थी, पावरफुल होती जा रही थी, उसकी ट्रेडिंग भी बढ़ती जा रही थी, वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करने लगी थी। तो वो सब 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो मुगल एम्पायर जो है वो वीक होने लगा था, स्ट्रॉन्ग नहीं होने लगा था। दैट्स वाई ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेड विद द इंडिया। हमने चैप्टर में रीड आउट किया है कि इंग्लिश ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में नहीं आई थी, इसके अलावा कुछ और कंपनीज भी थी जो इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, पैसा कमाने के लिए आए थे। वो कौन कौन सी कंपनीज थी आप बता सकते हैं? अगर आपने चैप्टर रीड आउट किया है तो कहाँ कहाँ से लोग आए थे? पुर्तगीज़ भी आए थे यहाँ पे, डच भी इन ट्रेडिंग करने आए थे, फ्रेंच लोग भी ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, और जो ब्रिटिश लोग थे वो तो आए ही थे, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज थी जो इंडिया में ट्रेडिंग के पर्पज से आए थे। नेक्स्ट है हमारे पास, महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के रूलर थे। कब थे पंजाब के रूलर महाराजा रंजीत सिंह? आप चैप्टर को दोबारा से एक बार रीड आउट कीजिए। महाराजा रंजीत सिंह जब ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा डर लगने लगा क्योंकि रशिया में जो रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो उस टाइम पे उनको डर लगा कि कहीं ये रशिया से घूम फिर के इंडिया में ऊपर से ना आ जाए, नॉर्थ की साइड से इंडिया में ना आ जाए, और इंडिया के लोग भी अगर भड़क गए तो उन लोग को वहाँ से निकलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि रशिया में तो लोग पहले ही भड़क चुके थे, विरोध कर चुके थे, तो वो नॉर्थ की साइड जाने लगे। और जब उन्होंने नॉर्थ पे पंजाब पे कब्जा करने की सोची तो उस टाइम पे वहाँ पे कौन था रूलर? महाराजा रंजीत सिंह, है ना। और महाराजा रंजीत सिंह उस टाइम पावरफुल थे, तो इसलिए वो काफ़ी लंबे टाइम तक इनकी बैटल चली थी, लेकिन उस टाइम वो कब्जा नहीं कर पाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद पंजाब पर वो कब्जा कर पाए थे। तो महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब, बिल्कुल सही है, ट्रू। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कंक्वेयर्ड। अब देखिए, इन्होंने बोला है कि ब्रिटिश कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे थे उन टेरिटरीज की एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, है ना। तो ऐसा कभी हुआ है कि वो चेंजेस ना करें? क्योंकि उनको तो चेंजेस करना ही होगा, वो अपनी सिर्फ कंपनी के लिए सोचते थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो भी उनको मिलता था, जो भी टेरिटरी मिलती थी, वो उसमें चेंजेस कर देते थे। क्या चेंजेस करते थे? कि कंपनी कोई भी टैक्स, कोई भी रेवेन्यू पे नहीं करेगी, है ना। सारा जो रेवेन्यू आएगा वो कंपनी को ही मिलेगा, अदरवाइज उससे पहले किसको मिलता था? वहाँ के नवाबों को मिलता था। तो चेंजेस हुए ना, तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट, अब हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने मैचिंग किया, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड हमने ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स की थी। अब हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। किस चीज़ ने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो थी उनको इंडिया में अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा, है ना। किस पर्पज से लोग आते थे? ट्रेडिंग करने ही आते थे, यहाँ पे कोई रहने तो नहीं आ रहा था। ट्रेडिंग करने क्यों आ रहे थे?
क्योंकि यहाँ पे बहुत ही चीप और फाइन क्वालिटी का सिल्क मिलता था और कॉटन मिलता था, है ना। ये सिल्क और कॉटन जो होता था ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इंडिया में पाया जाता था और ये सस्ते दामों पर इजीली उनको मिल जाता था। और सेकंड क्या था, फॉर स्पाइसेस, स्पाइसेस के लिए भी लोग आए थे। स्पाइसेस में क्या क्या चीज़ें थी, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन। ओके, तो आपको ये 2 पॉइंट हैं वो बिल्कुल लर्न रखने हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि सिल्क और कॉटन के लिए वो यहाँ पे आए थे और स्पाइसेस में क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन, पेपर, इन सब चार चीज़ों के लिए यहाँ पे आए थे। ओके, तो इन्हीं चीज़ों ने इनको अट्रैक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कारण था कि बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कुछ विवाद हो गए, कुछ कन्फ्लिक्ट हो गए, किन किन बातों पर कन्फ्लिक्ट हुए थे, तो वो बातें हमें ध्यान होंगी। आपको ध्यान है क्या क्या चीज़ें थी, क्योंकि आप नॉर्मली देख लेते हैं पहले कि बंगाल नवाब ने उनको क्या बोला था कि उनको कोई भी चीज़ ग्रांट नहीं की जाएगी, कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा, उनको सारे टैक्सेस, सारे रेवेन्यू पे करने ही हैं, है ना। और उनको क्या कर दिया था, उनको मना कर दिया था कि कोई भी मिंट कॉइन वो खुद नहीं चलाएंगे, जो उनका है उसी को उन्हें यूज़ करना होगा, कोई वो किला नहीं बनाएंगे, है ना। उन चीज़ों से मना कर दिया कि आप सिंपली व्यापार करने आए हो, करो और निकलो, आपको यहाँ रहने की और यहाँ पे कोई अपना घर बनाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो यही कारण थे मेनली। तो आप पढ़ लेते हैं, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड व्हेन द नवाब रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। कब उनकी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई, जब नवाब ने मना कर दिया कंपनी को कोई भी कंसेशन देने के लिए। उनकी डिमांड लास्ट ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, है ना। उनकी जो बड़ी बड़ी डिमांड थी कि हमें पैसा दीजिए जिससे, या हमारी हेल्प कीजिए कुछ मनी से, जिससे हमारी कंपनी इजीली यहाँ पे व्यापार कर सके, है ना। उनको अधिकार दीजिए, राइट टू ट्रेड, है ना। और उसके अलावा क्या कि वो टैक्स नहीं पे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें। द नवाब ऑल्सो डिनाइड द कंपनी एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। अब मिंट कॉइन को भी मिंट करने से भी नवाब ने यहाँ पे मना कर दिया कंपनी को। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। और यहाँ पे जो फोर्टिफिकेशन वो कर रहे थे वो भी बंद कर दी जाए। तो सब कुछ अगर कंपनी का बंद कर दिया तो वो विवाद करेंगे ही, है ना। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़नी शुरू किया उन दोनों के बीच में, नवाबों के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कुछ अच्छी बन नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि अब जो नवाब है वो ना तो उनके सामने झुक रहे थे, ना उनकी बातों को मान रहे थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो हमने मैचिंग में भी दीवानी पढ़ा था, है ना। तो दीवानी अजम्पशन जब हुई, जब उनको पता लगा कि अब उनको दीवानी मिलने वाली है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फ़ायदे हुए थे। देखो दीवानी मिलने से पहले पता है क्या होता था कि दीवानी मिलने से पहले उनके पास पैसा था नहीं। यहाँ पे इंडिया में कहाँ से उनके पास पैसा आ रहा था। तो अगर उनको इंडिया से ट्रेडिंग करनी है तो वो जिस भी कंट्री से आ रहे हैं उस कंट्री से उनको कुछ गोल्ड, कुछ सिल्वर या मनी जो भी होता था वो उनको लेकर आना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे आके व्यापार कर सकते थे, ट्रेडिंग कर सकते थे। ट्रेडिंग में क्या, सिल्क, कॉटन या जो भी स्पाइसेस उनको खरीदना है तो उसके बदले में पैसा तो देना होगा ना। तो अगर पैसा नहीं देने होगा तो वो कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सब उनको लाना पड़ता था अपनी कंट्री से। लेकिन दीवानी मिलने के बाद उनको क्या बेनिफिट हुआ कि अब उनको जो पैसा वो अपने कंट्री से लेकर आते थे उसकी नीड नहीं है। अब जो पैसा यहीं से जो दीवानी के बदले में उनको मिलेगा, दीवानी की पोस्ट आने के बाद उनको जो टैक्सेस और रेवेन्यू मिलेंगे, है ना, उसके बदले में वो वहाँ पे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इजीली, और अपनी कंपनी को भी इजीली जो उसके एक्सपेंसेस हैं उनको भी वो आराम से हैंडल कर सकते हैं। इतनी सारी दीवानी जो टैक्स था, जो रेवेन्यू थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से मिलती थी। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। दीवानी ने अलाउ कर दिया कंपनी को कि वो इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज रेवेन्यू की बंगाल में वो अलाउ, मतलब वो यूज़ कर सकती है उस चीज़ को, चाहे वो ट्रेडिंग में करे, चाहे वो अपनी कंपनी के एक्सपेंशंस चलाने में करे, किसी भी चीज़ में। आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी गोल्ड वॉज नॉट इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब देखो व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए वो ब्रिटेन से गोल्ड लाते थे, अब उसकी उनको नीड नहीं थी। एंड रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया वर इनफ टू फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। और वो रेवेन्यू इतनी ज़्यादा थी कि वो ट्रेडिंग भी कर लेते थे, उसके साथ साथ वो जो उनकी कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, उनको भी इजीली फाइनेंस कर पाते थे। और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर अपनी कंट्रीज़ में भी भेज देते थे, ठीक है। तो इतना सारा पैसा इन लोगों के पास था कि वो इजीली हर चीज़ को कर पा रहे थे, वो ट्रेडिंग भी कर पा रहे थे, अपने खर्चे भी उठा पा रहे थे, और जो बचा हुआ पैसा है वो अपनी कंट्रीज़ में जाके इजीली रह भी पा रहे थे, पूरी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे वो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या था? अगर आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन ध्यान है, चैप्टर आपने रीड आउट किया तो आपको ध्यान होगा कि हमारा सब्सिडरी अलायंस क्या था। इसके अंदर क्या होता था कि सब्सिडरी अलायंस में जो रूलर है, जिसके ऊपर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लगा है या जिसने एग्री किया है, उस राजा को अपनी खुद की फोर्स रखने की कोई नीड नहीं है। उसको फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा? कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, है ना। लेकिन बदले में, उस फोर्स के बदले में राजा को कुछ पे करना होगा, जिससे उस फोर्स की मेंटेनेंस की जा सके। ओके, तो इन्होंने बहुत अच्छा ये गेम खेला कि राजा को ना तो नीड है सेना वगैरह की, और कल को अगर वो राजा उन्हीं ब्रिटिश लोगों से अगर लड़ाई करते हैं या कोई वॉर होती है, कोई बैटल होती है, तो वो अपनी सेना को वापस बुला लेंगे और राजा अकेला रह जाएगा, है ना। और राजा क्या करते थे? मान लेते थे। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, इंडिया रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज। उनकी खुद की आर्म्ड फोर्सेज नहीं होंगी। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? कंपनी प्रोटेक्ट करेगी। बट हैड टू पे द सब्सिडरी फोर्सेज दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ हिज प्रोटेक्शन। लेकिन उसके बदले में राजा को पे करना पड़ेंगे कुछ पैसे, कुछ मनी, गोल्ड, सिल्वर, जो भी राजा दे कंपनी को, जिससे वो अपनी जो फोर्स है जो उसने राजा को दी है उसको मेंटेन करके रख सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन, इन व्हाट वेज वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इंडियन रूलर से किस तरीके से अलग थी। अब देखो, नॉर्मल सी बात है, जब हमारे इंडियन रूलर्स जो थे वो सबसे ऊपर किंग होता था, है ना। जो किंग ने बोल दिया वही क्लियर है, वही होगा, चाहे वो कुछ भी हो। और हाँ, हालांकि वो एडवाइस ले लेता था अपने जो उसके मेंबर्स और होते थे, उसकी राज दरबार में हम कह सकते हैं कि जो भी मेंबर्स होते हैं वो उनसे एडवाइस लेते थे, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता था वो किसका होता था? इंडियन रूलर का ही होता था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे इनकी पोस्ट अलग अलग हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं सब कुछ अलग अलग इन्होंने बनाया है, तो उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, द कंपनी डिवाइड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। कंपनी ने क्या किया? अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को डिवाइड किया, है ना। किन चीजों में डिवाइड किया? प्रेसिडेंसीज में। 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी, फर्स्ट बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। 3 प्रेसिडेंसी बनी थी। इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स वर द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, और जो डिस्ट्रिक्ट होता था वो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी। ओके, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसी उन्होंने बनाई थी, उनको डिवाइड किया गया था अलग अलग, और जो डिस्ट्रिक्ट होता था वो उनका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता था। ईच प्रेसिडेंसी वॉज रूल्ड बाय गवर्नर, और हर एक प्रेसिडेंसी में कौन होगा? गवर्नर होगा। 3 प्रेसिडेंसी थी, तीनों में कौन होंगे? गवर्नर होंगे। डिस्ट्रिक्ट्स वर रूल्ड बाय द कलेक्टर, और जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसके अंदर कौन रूल करेगा? कलेक्टर रूल करेगा। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाज द गवर्नर जनरल, और इन सबके ऊपर सबका हेड कौन होगा? गवर्नर जनरल हेड होगा। कौन होगा? गवर्नर जनरल। बट इन इंडिया, लेकिन इंडिया में द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द किंग। लेकिन जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसका हेड कौन होता था? राजा होता था। और जो कंपनी है उसमें हेड कौन है? गवर्नर जनरल हेड है। नेक्स्ट है, द मेन जॉब ऑफ द गवर्नर जनरल वाज टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, while the main job of the collector was to collect revenue and taxes and maintain law and order in the district। हालांकि जो मेन जॉब थी गवर्नर जनरल की वो क्या थी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव की जो काम है, जो ऑर्डर है, उनको इंट्रोड्यूस करवाए, है ना। कलेक्टर को बोले कि वो भाई रेवेन्यू कलेक्ट करो, टैक्सेस कलेक्ट करो, जो भी लॉ उन्होंने न्यू लगाया है उसको फॉलो अप करवाए, जो ऑर्डर आए हैं उन चीज़ों को देखे कि उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। कौन कौन से चेंजेस आए थे कंपनी की आर्मी में, उन्होंने क्या क्या कंपोजिशंस किए थे, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट किए थे कुछ मेथड रिक्रूटमेंट के, मतलब वो कई बार चेंज भी करती रहती थी, जैसे कि वो सोल्जर की अगर रिक्रूटमेंट कर रही है तो किस बिहाफ पे कर रही है, क्या क्या चाहिए, तो वो अक्सर वो चेंज करती रहती थी। उसने कुछ मेथड अडॉप्ट कर लिए थे, है ना। और जो पर्सन अडॉप्ट किए जाते थे, रिक्रूट किए जाते थे, उनको क्या बोला जाता था? इंडिया में सिपाही बोला जाता था, हिंदी वर्ड, लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे क्या बोलते थे? सिपाही, जिसका मतलब होता है सोल्जर।
कुछ वार्स थे जिनके बाद उनके माइंड में कुछ चेंजेस आए थे, जैसे 1820 के बाद उनको लगा कि कैवलरी की नीड नहीं है, यानी कि घुड़सवार की नीड अब उनको नहीं है। कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जो पैदल हों, है ना, जो पैदल चल सके, उनको घोड़ों की नीड नहीं है। और वो क्या यूज कर सके, मस्केट एंड मैचलॉक्स। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटिश एम्पायर का फाइट चल रहा था कौन कौन सी कंट्रीज में, बर्मा में, अफगानिस्तान में एंड इजिप्ट में, जहाँ पे कैवलरी की नीड नहीं थी, हॉर्स राइडर्स की नीड नहीं थी, वहाँ पे बेयर फुटेड पर्सन सोल्जर्स थे नॉर्मल, जिनके हाथों में मस्केट एंड मैचलॉक्स था। हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है, मस्केट किसको बोलते हैं, एक बहुत बड़ी और भारी गन होती थी जिनको पैदल चलने वाला इंसान ही उठा पाता था। और मैचलॉक्स क्या होते थे, इनको माचिस से बर्न करके उसके बाद उसको यूज किया जाता था। ओके, द सोल्जर्स हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्रूटमेंट। सोल्जर अक्सर बदलाव करते रहते थे इसके अंदर मिलिट्री रिक्रूटमेंट में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकम मोर इम्पोर्टेंट। इसकी जो पैदल सोल्जर्स थे, जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने क्या किया, एक नया जो यूनिफॉर्म किया, मिलिट्री कल्चर यूनिफॉर्म किया, एक नई चीज़ डेवलप की कि किस तरीके से मिलिट्री को बनाया जाए, किस तरीके से सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाए, उनको कैसे क्या करना है, सब चीज़ों की मतलब प्रॉपर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए। सोल्जर्स वर गिवन यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल्स एंड डिसिप्लिन। सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी गई, उनको किस तरीके से बैठना है, कैसे उठना है, किस तरीके से रहना है, ये सब चीज़ें। दे रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। अब उनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गई थी, है ना, बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गई थी। उनको प्रॉपरली वो काम करने पड़ते थे जो वो पहले इजीली रहते। जैसे अगर वो घुड़सवारी कर रहे हैं तो वो सीधे बैठेंगे बिल्कुल, या पैदल चल रहे तो बिल्कुल लाइन में चलेंगे, एक हाथ उनका प्रॉपर आगे होगा तो सबका ही एक हाथ आगे होगा, इस तरीके से मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन किया गया। Often these created problems since caste and community feelings were ignored in the building a force of professional soldiers। लेकिन अक्सर कंपनी एक मिस्टेक कर बैठती थी, वो भूल जाती थी कि जो सभी पर्सन है ये अलग अलग कास्ट और अलग अलग कम्युनिटी से आए हैं, तो वो अक्सर क्या करती थी, वो इग्नोर कर देती थी उनकी फीलिंग्स को, जिसके कारण उन लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लग जाती थी। ठीक है, तो वो इन चीज़ों को भूल जाती थी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आफ्टर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट बंगाल कैलकाटा grew from a small village to a big city। ब्रिटिश की कंक्वेस्ट के बाद ब्रिटिश ने जब इनके ऊपर कब्जा कर लिया तो जो बंगाल था, जो कलकत्ता था, वो एक छोटा सा विलेज था पहले, अब एक बहुत बड़ी सिटी बन गया। कैसे? फाइंड आउट अबाउट द कल्चरल, आर्किटेक्चरल एंड द लाइफ ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियंस ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और आपको पता लगाना है कि उनके कल्चर में, उनके आर्किटेक्चर में क्या क्या चेंजेस आए, यूरोपियंस की लाइफ कैसी थी, इंडियंस के लोग वहाँ पे कैसे रह रहे थे कॉलोनियल पीरियड के टाइम में। कॉलोनियल पीरियड क्या था? वो टाइम जब इंडियंस को और ब्रिटिश जो पर्सन थे, उन ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि उनको अपने अंदर मिलाने की कोशिश की। अपने अंदर कैसे? कि वो अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना पहनावा, हर चीज़ को मतलब वो वहाँ पे फैलाने लगे थे। ठीक है, हर चीज़ को अपने तरीके से चलाने लगे थे। तो वो उसको हम बोल सकते हैं कॉलोनियल पीरियड की। कॉलोनियल क्या हुआ कि एक देश दूसरे देश को अपने कब्जे में ले ले और अपनी तरह ही बना ले, one type of like this। The colonial city of Calcutta was a center of administration। जो colonial city थी कलकत्ता, सेंटर था एडमिनिस्ट्रेशन का। a port and a European residents enclave। एक पोर्ट भी था वहाँ पे, है ना, मेन तो ट्रेडिंग करने आए तो पोर्ट पे ही आए थे, तो एक पोर्ट एंड रेजिडेंशियल एनक्लेव सब वहीं था। यूरोपियंस वर लिविंग इन हाई एम्यूनिटी। जो यूरोपियंस थे वो बहुत सारी हाई एम्यूनिटी में रहते थे, मतलब हर चीज़ की उनको सर्विस अवेलेबल थी। और दूसरी तरफ जो लोग थे वो अनप्लैंड रहते थे, मतलब जो इंडियंस थे अनप्लैंड जगह से रहते थे, कोई भी कहीं भी घर बना रहा था, कंजस्टेड एरियाज में रहते थे। यूरोपियन हर टाइप की चीज़ों को इंजॉय करते थे। उन्होंने प्रॉपर बंगले बनाए, प्रॉपर छोटे छोटे घरों में रहे, उन्होंने प्रॉपर बंगले बनाए, क्लब बनाए, वो गेम भी खेलते थे, रेस, गोल्फ कोर्स और क्रिकेट वगैरह। उनके पास डोमेस्टिक वाटर सप्लाई भी प्रॉपर थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, सीवेज लिंक, हर चीज़ को उन्होंने मतलब प्रॉपरली फैसिलिटीज़ बना दी थी। और जबकि जो पहले राजा थे वो नॉर्मली रहते थे, कैसे भी घर बना लेते थे, है ना, राजा के आसपास के रहने वाले लोग। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे इन्होंने प्रॉपर हर चीज़ को ढंग से किया। ऑन द अदर हैंड द नेटिव लैक्ड दीज फैसिलिटीज़। जो नेटिव्स थे, जो इंडिया के लोग थे, वो उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। कलकत्ता अब एक कल्चरल सिटी में डेवलप हो गया था। यहाँ पे प्रॉपर ड्रामास चलते थे, ग्रुप थिएटर्स भी चलते थे, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी यहाँ होता था,
रिलीजियस एंड सोशल फेस्टिवल्स होने लगे थे, कल्चरल हेरिटेज पूरा बहुत बड़ा हो गया था यहाँ पे। बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर कुछ प्रोमिनेंट पोएट्स रहे हैं उस टाइम के कॉलोनियल एज के। ये क्या करते थे, पोएम लिखते थे। कलकत्ता वाज ऑल्सो नोन एज द क्विजन्स। कलकत्ता में हर टाइप का मतलब खाना मिलता है, जैसे कि राइस एंड फिश, रसगुल्ला, संदेश, मिस्टर हर टाइप का वहाँ पे खाना इजीली मिल जाता था। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे कलकत्ता में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जो वहाँ का जो आर्किटेक्चर था वो भी बहुत डिफरेंट था, है ना। उससे पहले लोग महल टाइप बनाते थे, जैसे नवाब वगैरह थे तो महल टाइप कुछ बना लिया अपने अपने बड़े बड़े घर, और जो बाकी लोग थे वो बेचारे अपने अपने अकॉर्डिंग छोटा मोटा जैसे भी बना लेते थे। लेकिन कंपनी ने हर लोगों को फैसिलिटीज दी थी जो भी कंपनी के साथ आए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने म्यूजियम देवर अडॉर्न द गॉथिक रोमन ओरिएंटल एंड इंडो इस्लामिक मोटिव्स उन्होंने बनाए थे। ये सारी की सारी गॉथिक वगैरह हैं, रोमन ओरिएंटल एंड इंडो इस्लामिक मोटिव्स जो हैं वो हर एक अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। अगर आप इनको नेट पे डाल के देखेंगे तो कुछ अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स हैं जिनको स्ट्रक्चर जो है जिनका वो बिल्कुल डिफरेंट है और देखने में बहुत सुंदर है। इंडियन म्यूजियम भी यहाँ पे बने हुए हैं, विक्टोरिया मेमोरियल भी अभी यहाँ है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी है, एक एकेडमी ऑफ फाइंस आर्ट्स भी इधर मिल जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि कुछ ब्रिटिश लोगों के आने के बाद कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ फैसिलिटीज़, क्योंकि वो लोग रहते थे प्रॉपरली बंगलेज में, क्लब में, उनको इंजॉय करने के लिए भी जगह चाहिए, ठीक है। उनका खाना भी प्रॉपर होना चाहिए और उनको एंजॉय करने के लिए जैसे थिएटर वगैरह ये सब भी चाहिए। और इंडिया में जो नेटिव लोग रहते थे वो किस तरीके रहते, कंजस्टेड एरियाज़ में रहते थे, उनके पास फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, तो वो इन सारी चीज़ों को बेचारों को झेलते थे, ठीक है। जबकि जो इंग्लिश कंपनी रही है वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ में रही है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कलेक्ट पिक्चर्स, स्टोरीज, पोएम्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ द फॉलोइंग। किसी के भी बारे में आपको कुछ चीज़ें ढूंढनी है, चाहे आप पोएम ढूंढिए, स्टोरीज ढूंढिए, पिक्चर्स ढूंढिए, इन्फॉर्मेशन कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोवाइड करवाई है आपको, जैसे द रानी ऑफ झांसी, कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में कि अर्ली चाइल्डहुड उनका ढूंढ सकते हो आप, उनके बारे में पोएम भी बहुत सारी हैं, स्टोरीज भी हैं, उनकी मैरिज के टाइम पे, डेथ ऑफ हस्बैंड के टाइम पे जब उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया, उन्होंने ब्रिटिश लोगों से लड़ाई की झांसी की रानी ने, और वो लड़ाई करते करते उस बैटल में डाई हो गई थी, मर गई थी ब्रिटिश लोगों के साथ। उनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिमेंबर करने लायक हैं। जैसे झांसी की रानी ऑफ झांसी, इनका क्या नाम था, लक्ष्मीबाई, जो 19 नवंबर 1828 को बोर्न हुई थी। कहाँ पे, वाराणसी में, मराठी ब्राह्मण फैमिली में। उनके जो फादर थे वो मोरपंत तांबे थे। उनके फादर कहाँ पे, एक पेशवा की कोर्ट में काम करते थे, कहाँ पे, बिठूर डिस्ट्रिक्ट में। पेशवा जो थे उन्होंने इनका नाम क्या रखा था, मणिकर्णिका। वहाँ के राजा ने इनका नाम मणिकर्णिका रख दिया था। क्यों? क्योंकि ये, और इनको वहाँ पे छबीली भी बोला जाता था। इसका मतलब होता है प्लेफुल। वो बहुत खुश रहती थी हर जगह और हर चीज़ों को बहुत अच्छे से करती थी। वो एजुकेटेड थी, अपने घर के सारे काम खुद कर लेती थी, और उनकी एज का वो कोई भी पर्सन उस तरीके का काम नहीं कर पाता था। उनकी एज का मतलब जो भी लड़की होंगी, तो वो हर चीज़, जैसे कि सिर्फ घर के काम नहीं, वो तीरंदाजी बहुत अच्छी करती थी, ठीक है, घोड़ा बहुत अच्छा चलाती थी, सेल्फ डिफेंस भी इजीली वो कर लेती थी। रानी लक्ष्मीबाई जो घोड़े को प्रॉपर चला के उसकी हॉर्स पे बैक पे बैठ के कहीं भी जाती थी, अपने पैलेस से लेकर टेम्पल तक या कहीं भी घूमती थी। रानी महल एंड द प्लेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई वाज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम। रानी महल या फिर जो रानी लक्ष्मीबाई का जो महल था उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है अभी। उनकी डेथ हो गई थी ब्रिटिश लोगों से फाइट करते हुए। बहुत ब्रेवली उन्होंने उनके साथ फाइट की एंड टू सेव हर स्टेट झांसी, अपनी झांसी को बचाने के लिए। तो मैंने कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिल बिट आपके सामने रखी है। इसके अलावा इनके बारे में बहुत सारी पोएम हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। आप किसी भी पोएम और स्टोरीज़ को लिखिए, ढूंढिए, पता करिए, पढ़िए, लर्न करिए। काफ़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है महाजी शिंदे। महाजी शिंदे कौन है? महाजी शिंदे 1730 से 1794 तक रहे हैं। इनको महाजी सिंधिया या महादाजी सिंधिया भी बोला जाता है। ये एक मराठा रूलर थे। कहाँ पे? ग्वालियर में, सेंट्रल इंडिया में। महाराजी सिंधिया ने मराठा पावर को काफ़ी बढ़ा दिया था। आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड रोज बिकम अ ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट ऑफ पेशवा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद ये पेशवा के अच्छे लेफ्टिनेंट के रूप में, ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट के रूप में उभरे थे। ये लीडर बन गए थे मराठा एम्पायर के
और ग्वालियर बिकम द लीडिंग स्टेट। अब जो ग्वालियर था वो एक लीडिंग स्टेट बन गया था मराठा एम्पायर का, और उनकी जो मिलिट्री पावर भी उनके हाथ में आ गई थी, क्योंकि इन्होंने, हमें ध्यान है हमने चैप्टर में रीड आउट किया था कि इन्होंने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कैसे किया था, फ्रेंच लोगों के साथ मिलकर, है ना। और ही कंपाइंड शाह आलम सेकंड के साथ मिलकर इन्होंने 1771 में दिल्ली को अपने कब्जे में लेने की बात भी की थी कि वो उनके साथ मिल जाएंगे और दिल्ली को दोबारा से अपने कब्जे में ले लेंगे। मराठास जो थे वो प्रैक्टिकली रूल नहीं कर पाए थे दिल्ली में। ही इनहेरिटेड द पावर ऑफ जाट्स ऑफ माथुरा एंड ड्यूरिंग 1772 to 1773 एंड डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ द पास्थून्स, रोहिलाज एंड रोहिलखंड। इन लोगों के साथ मिलकर, जाट और मथुराज के साथ मिलकर इन्होंने रोहिलाज की पावर को ख़त्म कर दिया था। कहाँ पे? नाजिबाबाद में। और उनका रोल जो था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में बहुत अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया, बहुत अच्छे से उन्होंने लड़ाई करी थी। मराठा साइड अगर हम देखें वो बहुत ज़्यादा हम्बल थे। ब्रिटिश इन सेंट्रल इंडिया सिंगल हैंडेड, ब्रिटिश लोगों के साथ वो नॉर्मली लड़े। इसका जो रिजल्ट आया था वो क्या रिजल्ट आया था? ट्रीटी ऑफ सालाबाई के ऊपर कब्जा किया था। सालाबाई के ऊपर ही लड़ाई करने के लिए गए थे, जब भी तो रानी चेन्नम्मा मिली थी, है ना। तो ट्रीटी ऑफ सालाबाई इन 1782, जहाँ पे वो मीडिएटर बने थे, किनके बीच में? पेशवा और ब्रिटिश लोगों के बीच में। ओके, नेक्स्ट है हैदर अली। हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के फादर थे। हैदर अली जो थे वो सुल्तान कहाँ के थे? बहुत अच्छे रूलर रहे हैं वो, मैसूर के। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने ही ब्रिटिश लोगों को अपनी जो किंगडम उसके अंदर आने नहीं दिया, और इन्होंने फ्रेंच लोगों के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको आगे बढ़ाया था। ये कहाँ पे बोर्न हुए थे? हैदर नाइक पे। एंड ये खुद अपनी मिलिट्री बनाई थी, उनको खुद मॉडर्नाइज किया था। मैसूर में रूलिंग करते थे। राइजिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ दालाविया कमांडर चीफ थे कृष्णराजा वोडियार सेकंड के बाद। कृष्ण वोडियार जो सेकंड है उनके बाद कौन आ गए थे? हैदर अली आ गए थे। और जब हैदर अली को और टीपू सुल्तान को इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था, उसके बाद दोबारा से किसके हाथों में दे दी थी? मैसूर की मतलब पूरी जो किंगडम है वो किसके हाथों में दे दिया था? वुडियार्ड्स जो भी उस टाइम पे जो लोग रहे होंगे उनके हाथों में दे दिया था, क्योंकि ये भी पहले राजा रहे थे। ही कम टू डोमिनेट द टिटुलर मोनार्च एंड मेजोरी गवर्नमेंट। ही बिकेम द डी फैक्टो रूलर ऑफ मैसूर है एज सर्वाधिकारी। ये एक बहुत बड़े रूलर रहे मैसूर के, सर्वाधिकारी मतलब चीफ मिनिस्टर लगा लो। कब? 1761 में। इन्होंने ऑफर किया स्ट्रॉन्ग एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस, इन्होंने ऑफर चलाया। किसके खिलाफ चलाया था? मिलिट्री एडवांसेस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन्होंने एक ये लगा लो कैंपेन चलाया, या इन्होंने उनको विरोध किया। ठीक है, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था ये ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। किस टाइम पे? फर्स्ट और सेकंड एंग्लो वॉर, क्योंकि उन लोगों के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में 4 वॉर हुए थे, चारों में से फर्स्ट और सेकंड के बीच में उन्होंने चलाया था। एंड ही वाज इनोवेटर ऑफ मिलिट्री यूज ऑफ आयरन केस मैसोरियन रॉकेट, और ये इन्वेंटर थे। इन्हीं के टाइम पे आयरन केस चले थे, आयरन केसेस का यूज़ किया गया था। आयरन केसेस मैसोरियन रॉकेट उनको बोला गया। ठीक है, इनका यूज़ इन्हीं के टाइम पे था, हैदर अली के टाइम पे। इनके बारे में भी आप बहुत कुछ जान सकते हो, तो इनके बारे में भी आप ढूंढना कुछ और। नेक्स्ट हमारे रंजीत सिंह के बारे में भी कुछ लाइनें लिखी गई हैं। रंजीत सिंह कौन थे? एक ये सरदार महाजी सिंह के घर में पैदा हुए थे। राजगौरन 13 नवंबर 1780। कहाँ पे? गुजरनवाला पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान में आता है। इनके बचपने में ही इनको स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसके कारण इनकी एक आँख चली गई थी। उनके उस टाइम पे जो पंजाब था उसके ऊपर जो रूल करते थे वो सिख थे। एक सरबत खालसा सिस्टम था, उसके अंडर में वो लोग रूल करते थे, और उन्होंने हर एक चीज़ को अलग अलग डिवाइड कर रखा था। मिसल्स रंजीत सिंह इनके फादर थे, कमांडर ऑफ सुकर्चकिया मिसल्स एंड कंट्रोलर टेरिटरी इन वेस्ट पंजाब। और वेस्ट पंजाब में वो क्या करते थे? कंट्रोल करते थे एक टेरिटरी को। उनके हेड क्वार्टर के पास ही कहाँ पे? गुजरनवाला में। इन 1799 रंजीत सिंह कैप्चर्ड लाहौर। रंजीत सिंह ने लाहौर को कैप्चर कर लिया था, जो कि अब पाकिस्तान में है। फ्रॉम द भांगी मिसल्स एंड लेटर मेड इट इज कैपिटल, और बाद में इसको अपना कैपिटल बना लिया। दिस वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन हिज राइज टू पावर। ये इनका पहला स्टेप था पावर को बढ़ाने के लिए। इन द फॉलोइंग ईयर्स, इन्हीं कुछ सालों में ही ब्रॉड द होल ऑफ सेंट्रल पंजाब फ्रॉम द सतलुज टू द झेलम अंडर दिस स्वे। अब इन्हीं टाइम में, इसी टाइम में इन्होंने क्या किया? पूरे पंजाब को, कहाँ से लेकर, सेंट्रल पंजाब से लेकर सतलुज रिवर, झेलम रिवर तक पूरा इसको अपने कब्जे में ले आए थे, अपने अंडर में, अपनी पावर में ले आए थे। दिस एरिया इंक्लूड्स नॉर्थ ऑफ द सतलुज। इस एरिया में कौन कौन इंक्लूड होता है? जालंधर,
अमृतसर, पठानकोट, ये सारी जगह इन्हीं के अंडर आती हैं। एंड लाहौर, मुल्तान एक्सेट्रा जो कि अभी पाकिस्तान में, वो भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे। ओके, नेक्स्ट हमारे लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी कौन थे? ये नाम से ही हमें पता लग रहा है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सन रहे हैं, ऑफिशियल्स रहे हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1848 टू 1856 ये रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी एक मोस्ट नेगेटिव पर्सन के नाम से जाने जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग इन्हीं के टाइम पे बहुत ज़्यादा वो होता है। एक तो रॉबर्ट क्लाइव, एक डलहौजी। अगर ये पर्सन नहीं होता शायद इंडिया शायद ना ही होता, मतलब इन गुलाम नहीं बनता, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सनैलिटी के बारे में जाने जाते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। ही रूल्ड इंडिया विद हिज फुल एफिशिएंसी। इन्होंने पूरी तरीके से इंडिया को रूल किया है। कब? 1848 से 1856 तक। ही वॉज फेमस फॉर वेरियस नेगेटिव पॉजिटिव रीजन्स। ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। नेगेटिवली भी बहुत इन्होंने काम किया और पॉजिटिवली भी बहुत किया। पॉजिटिव वे में कैसे देखें? अगर हम देखें कि हमारे यहाँ इंडिया में कोई ट्रेन उस टाइम पे नहीं चलती थी, तो इन्होंने ही रेलवे की स्टार्टिंग की थी। कब? 1853 में। फर्स्ट ट्रेन जो हमारी स्टार्टिंग ऑफ रेलवे कब हुई थी? 1853 में, एडी में, फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ से कहाँ तक चली थी वो? बॉम्बे टू थाने। ये आपको ध्यान रखना है, जीके का एक क्वेश्चन भी है। किसने स्टार्ट किया? लॉर्ड डलहौजी ने फर्स्ट रेलवे स्टार्ट की थी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे टू थाने। नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद पोस्टल एंड टेलीग्राफ। पोस्टल और टेलीग्राफ वगैरह का यूज भी किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। स्टार्टिंग विद विडो रीमैरिज इन 1856 एडी। और जो विधवा की शादी, जैसे पहले क्या होता था, छोटे बच्चों की शादी कर देते थे। अगर वो विधवा हो गई कोई लड़की, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसकी दोबारा रीमैरिज नहीं होती थी। तो रीमैरिज किसने स्टार्ट की थी? डलहौजी के टाइम पे ही स्टार्ट हुई थी। कंप्लीशन ऑफ गंगेज कैनल। अब गंगेज कैनल का कंप्लीशन, किस तरीके से गंगा को बनाया गया, किधर किधर मोड़ा गया, क्या क्या आया, वो सब भी किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। रिफॉर्म इन इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज को भी किन्होंने स्टार्ट करवाया था? जो यूपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें किन्होंने स्टार्ट की? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। इन्होंने ये सारी चीज़ें, तो ये पॉजिटिव वे में हम देख सकते हैं कि आज के टाइम पे इनका कितना मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो हम क्या करते, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी ने ये कुछ पॉजिटिव काम भी किए थे और कुछ नेगेटिव देख लें तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर द प्रिंसली स्टेट ऑफ पंजाब इन 1849 एडी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पंजाब को अपने कैप्चर में किया तो उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। सेकंड एंग्लो बर्माज वॉर, उस टाइम पे भी कौन? लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो एक पार्ट रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, ये भी किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ये ध्यान है ना आपको क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, कि अगर किसी राजा का कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं है, कोई उसका बेटा नहीं है, तो उसका पूरा किंगडम उसकी डेथ के बाद किन के हाथों में आ जाएगा? कंपनी के हाथ में आ जाएगा। तो ये भी लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया। देखिए अवध को अपने अंडर में नहीं ले सकते थे, सॉरी, अवध को अपने अंडर में लेने के लिए इनके पास कोई रीज़न नहीं था। ओके, तो उन्होंने अवध को अपने अंडर में कैसे लिया? उन्होंने बोला कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नवाब से परेशान हैं, नवाब उनको बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ दे रहे हैं, तो हमें अपने मजबूर होकर हमें अपने देश के या अपने नागरिकों की रक्षा करनी है, तो इसलिए हमें नवाब को हटाना पड़ेगा और हमें यहाँ पे इस सारे काम को खुद करना पड़ेगा, ये हम मजबूर होकर कर रहे हैं। तो ये भी एनेक्सेशन ऑफ अवध किया गया था। तो ये भी किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। एंड अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस देखी नहीं है तो पहले इस वीडियो से पहले आप लास्ट 2 वीडियोस भी ध्यान से देखिए एंड देन ये, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 3। थैंक यू।